नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम विद नरेंद्र के इस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, शिक्षण विधियों के 3 पार्ट हमने कर लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और अब आगे अगला पार्ट अपन शुरू करने वाले हैं। और देखिए कौन सी विधियां आज करने वाले हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। यानी पीछे कुछ विधियां अपन ने पढ़ ली हैं, अब आगे शेष बची हुई शिक्षण विधियों को भी अपन पूरा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अ, अगली शिक्षण विधि भाषा प्रयोगशाला विधि। कौन सी है? भाषा प्रयोगशाला विधि। क्या सर ये होती क्या है भाषा प्रयोगशाला? भाषा प्रयोगशाला में देखो, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा कैसी होती है भाषा प्रयोगशाला। देखिए, भाषा प्रयोगशाला विधि क्या होती है क्या सर? बिल्कुल सिंपल है। हमारी देखी हुई है कंप्यूटर की प्रयोगशाला, हमने देखी है। देखो, तो सेम लगभग उसी कंडीशन में भाषा की भी प्रयोगशाला होती है। और भाषा की प्रयोगशाला का जिस विधि में प्रयोग किया जाता है उसे भाषा प्रयोगशाला विधि कहते हैं। देखो, हमने कंप्यूटर लैब देखी है, आप सभी ने कंप्यूटर लैब देखी है। हम सभी कंप्यूटर लैब में गए हुए हैं। कंप्यूटर लैब में जब हम जाते हैं तो वहां हमें कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, है ना, ये सारी चीजें वहां पर पड़ी हुई होती हैं। ठीक वैसे ही और क्या होता है, प्रत्येक बच्चे की एक अलग चेयर होती है, प्रत्येक बच्चे की एक अलग मेज या टेबल जिसको अपन कह सकते हैं, वो वहां पर होती है। ऐसा कंप्यूटर लैब में होता है। ठीक वैसी ही लगभग उससे मिलती जुलती ही भाषा प्रयोगशाला भी होती है। कुछ स्कूलों में भाषा प्रयोगशाला भी होती है। तो देखिए, भाषा प्रयोगशाला में क्या क्या होता है अभी अपन चर्चा करेंगे। एक बार आपको चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह की होती है भाषा प्रयोगशाला। दिख गई होगी आपको, ऐसी भाषा प्रयोगशाला होती है। ये एक बच्चे की चेयर है। ये जो आगे आगे दिख रहे हैं ना आपको, ये एक बच्चे की चेयर है। देखो, इस पे एक यंत्र बड़ा ही विशेष रूप से अपने को दिख रहा है, हेडफोन। क्या दिख रहा है बताओ? हेडफोन दिख रहा है। ये क्या है सर? ये तो फैक्स मशीन है। ये तो क्या है बताओ? फैक्स मशीन है। ये क्या है सर? ये तो कंप्यूटर है। ये तो क्या है? कंप्यूटर। और एक चीज और है जो यहां अपने को दिख नहीं रही, यहां कहां हो सकती है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर, ये चीजें होती हैं। अब कंप्यूटर लैब का तो हमें पता है, लेकिन भाषा लैब देखो, आपको दिखा दी चित्र। हेडफोन होगा, फैक्स होगा, कंप्यूटर होगा, टेप रिकॉर्डर होगा। इस तरह की चीजें हमारी भाषा प्रयोगशाला में होती है और इनकी सहायता से हम भाषा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं वो भी अपन बात करेंगे। देखो, ये देखिए, एक और चित्र मैं लेकर के आया हूं। और एक बहुचर्चित चर्चित उपकरण तो सर हमें यहां भी दिख रहा है। बताओ क्या? हेडफोन। हेडफोन। और हेडफोन है, इसका मतलब डेफिनेटली टेप रिकॉर्डर तो है ही है। टेप रिकॉर्डर तो है ही है। आजकल जो ये भाषा प्रयोगशाला है थोड़ी सी अपग्रेड हो गई, इनमें कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग अब किया जाता है। तो ये भाषा प्रयोगशाला है और इसमें किसी भाषा को सिखाया जाता है, तो वो भाषा प्रयोगशाला विधि हो गई। एक बात ध्यान रखना, इन भाषा प्रयोगशालाओं का प्रयोग हमेशा द्वितीय भाषा शिक्षण में किया जाता है। हमेशा कौन से शिक्षण में होगा बताओ? द्वितीय भाषा शिक्षण में होगा सर। कौन से शिक्षण में? द्वितीय भाषा शिक्षण। यानी मान लो हमें हिंदी आती है, अंग्रेजी सीखनी है, तो आप भाषा प्रयोगशाला में द्वितीय भाषा शिक्षण को किया जा सकता है। आ जाइए बात करते हैं अब कुछ और। अब इसमें क्या होगा देखो, अब इसका तरीका क्या होगा? क्या भाषा प्रयोगशाला क्या होती है समझ गए? क्या समझ गए सर? क्या क्या होता है उसमें? उसमें सर एक तो टेप रिकॉर्डर होता है। एक तो क्या होता है दोस्त? टेप रिकॉर्डर होता है। एक क्या होता है? हेडफोन या ईयरफोन होता है। और क्या होता है सर? और उसमें कंप्यूटर होता है। और क्या होता है बताओ? और तो सर उसमें फैक्स मशीन होती है। ये लो जी, इतनी चीजें होती है। इतनी चीजें होती हैं और इसके माध्यम से बच्चा द्वितीय भाषा को सीखता है। अब अपन चर्चा थोड़ी सी ये उपकरण ध्यान रखना, कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब द्वितीय भाषा को सीखेगा तो इसका तरीका क्या होता है वो भी सुन लो। ये भाषा प्रयोगशाला है, मान लो, सारे ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए भाषा प्रयोगशाला है। यहां पर तो बच्चों के बैठने के चेंबर होंगे। यहां पर तो बताओ क्या होंगे? बच्चों के बैठने के चेंबर होंगे, जिन्हें श्रवण कोष्ठ कहा जाएगा। जिन्हें क्या कहा जाएगा बताइए? श्रवण कोष्ठ। नंबर एक बात समझ में आ गई। एक कोष्ठ हो गया श्रवण कोष्ठ, जहां पर बच्चे बैठेंगे उन्हें श्रवण कोष्ठ कहेंगे। ठीक है। एक कक्ष ऐसा होगा जिसमें टीचर बैठेगा या परामर्शदाता जिसको बोलते हैं, परामर्शदाता बैठा हुआ होगा, उसको बोलेंगे परामर्शदाता प्रकोष्ठ। क्या बोलेंगे बताओ? परामर्शदाता प्रकोष्ठ। परामर्शदाता प्रकोष्ठ। श्रवण कोष्ठ में मुख्य रूप से बच्चे के पास देखो क्या क्या होंगी? चेयर होगी, मेज होगी, हेडफोन होगा, हेडफोन होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर होगा और टेप रिकॉर्डर होगा। इतनी चीजें होंगी बच्चों के पास।
इतनी चीजें बच्चों के पास होंगी। परामर्शदाता प्रकोष्ठ में क्या होगा सर? परामर्शदाता प्रकोष्ठ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी, ध्यान रखना, मास्टर टेप। क्या होगी बताओ सर? मास्टर टेप होगी। मास्टर टेप का मतलब एक ऐसी टेप होगी कि उसमें अगर कोई चीज चलाई जाएगी वो सारे बच्चों को सुनेंगे, उसको बोलते हैं मास्टर टेप। मास्टर टेप होगी और अन्य टेप रिकॉर्डर भी होंगे, अन्य टेप रिकॉर्डर भी होंगे। तो दूसरा प्रकोष्ठ कौन सा हो गया बताइए दोस्त? परामर्शदाता प्रकोष्ठ। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा है सर नियंत्रण प्रकोष्ठ। तीसरा कौन सा हो गया? नियंत्रण प्रकोष्ठ। नियंत्रण प्रकोष्ठ क्या होता है सर? नियंत्रण प्रकोष्ठ वो होता है जिसमें सारे के सारे उपकरण रखे हुए होते हैं, जिसमें सारे के सारे उपकरण, मान लो किसी बच्चे का हेडफोन खराब हो गया तो यहाँ से आके ले जाएगा दूसरा, तो इसमें खूब सारे उपकरण अन्य रखे होते हैं, कुल मिला के स्टोर रूम कह सकते हैं। और साथ में पूरे को नियंत्रण भी करेगा, पूरी लैब को ये नियंत्रण करने वाला प्रकोष्ठ भी होता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पर शिक्षक सिर्फ किसका कार्य करता है बताओ? परामर्शदाता का कार्य करता है। तो ये तो हमारे को बताओ प्रयोग, भाषा प्रयोगशाला की संरचना समझ में आ गई क्या? भाषा प्रयोगशाला की सर संरचना तो समझ में आ गई। अब क्या होता है देखो, अब सुनो, ये तो हो गई भाषा प्रयोगशाला की संरचना। भाषा प्रयोगशाला की क्या हो गई दोस्त? संरचना हो गई। अब क्या होता है, जैसे ही पीरियड शुरू होगा तो परामर्शदाता प्रकोष्ठ से टीचर यानी कि परामर्शदाता शिक्षण सामग्री मास्टर टेप में चलाएगा। सुनो क्या करेगा टीचर? टीचर के पास मास्टर टेप है, शिक्षक इस मास्टर टेप में शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्री चलाएगा। मान लो उसको 3 पोइम याद करवानी है उदाहरण के लिए, तो वो 3 पोइम को मास्टर टेप में चला देगा। तो पहला क्या होगा? पहला यहाँ ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या परामर्शदाता मास्टर टेप में, बताओ किस में? मास्टर टेप में शिक्षण सामग्री चलाता है, शिक्षण सामग्री चलाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पहले पहले क्या करेगा? वो शिक्षण सामग्री लाएगा टीचर और मास्टर टेप में चलाएगा। मास्टर टेप में क्या करेगा बताओ? चलाएगा। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे ही वो सामग्री मास्टर टेप में चलेगी, मास्टर टेप का मतलब सारे बच्चों को वो सुनाई देगी, तो सारे बच्चे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उस शिक्षण सामग्री को अपने अपने टेप रिकॉर्डर में क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दूसरे नंबर पे यूं कह सकते हैं कि सभी बच्चे उस सामग्री को उस सामग्री को सामग्री को अपने अपने टेप में रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने अपने टेप में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या सर सही बात है? अपने अपने टेप में क्या कर लेंगे बताओ? रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कर लिया, अब टीचर का काम खत्म। टीचर का इतना ही काम था, उनको सामग्री दे दी, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। अब टीचर आराम से बैठ के उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उनको प्रोत्साहन देगा। टीचर का अब काम खत्म हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे? जो सामग्री उन्होंने रिकॉर्ड की है उसको सुन सुन के बोल बोल के सीख जाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे बच्चे रिकॉर्डेड सामग्री को बच्चे रिकॉर्डेड सामग्री को बच्चे रिकॉर्डेड सामग्री को क्या करेंगे? सुन, देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है। रिकॉर्डेड सामग्री को सुनकर रिकॉर्डेड सामग्री को सुनकर व बोलकर सीखेंगे, सुनकर व बोलकर सीखेंगे। बस बच्चे सीख लेंगे, यहां तक बच्चों का काम हो गया सीखने का। बच्चे उसको सुनेंगे, सुनेंगे, खुद बोलेंगे, सुनेंगे, खुद बोलेंगे और सीख जाएंगे। और सीख जाने के बाद लास्ट में बच्चे रिकॉर्ड करके शिक्षक को भेजेंगे। बच्चे खुद उन्हें याद हो गया तो अपना याद किया हुआ रिकॉर्ड करके किसको भेजेंगे बताओ? शिक्षक को भेजेंगे। और शिक्षक को भेजेंगे तो शिक्षक उनको प्रोत्साहन देगा। शिक्षक क्या देगा बताओ? प्रोत्साहन देगा। बस ये। और शिक्षक जैसे ही प्रोत्साहन देगा तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। तो इस विधि में बच्चे मोटिवेट होते हैं क्योंकि शिक्षक तुरंत प्रोत्साहन दे देता है और बच्चों को क्या मिलता है? तगड़े वाला मोटिवेशन मिल जाता है। ये ध्यान रखना। ये है प्यारे साथियों भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि। प्रवर्तकों के नाम जरूर याद रखेंगे भाई। प्रवर्तकों के नाम लॉरेंस एम स्टालूरो और डेनियल डेविस। क्या याद रखेंगे? लॉरेंस। प्रवर्तकों के नाम याद रख लेना। लॉरेंस, अभी पीपीटी में पढ़ा दूंगा। लॉरेंस एम स्टालूरो स्टालूरो और डेनियल डेविस। क्या नाम याद रखोगे? डेनियल डेविस। तो पूरे भी नहीं याद रहे तो ऐसे याद रख लेना, स्टालूरो और डेविस। स्टालूरो और डेविस। आ जाओ पीपीटी से पढ़ते, गुण दोष और समझा दूंगा बाद में। देखो
प्रवर्तक प्रवर्तक हैं लॉरेंस एम स्टालूरो और डेनियल डेविस। ये चीजें याद रखना जरूरी होती हैं भाई, है ना, इनमें कोई नहीं चलेगा, डायरेक्ट पूछ लिया आपको आना चाहिए। इसमें भाषा भाषा शिक्षण हेतु एक अलग कक्ष होता है अलग से, जैसे अपने कंप्यूटर लैब वैसे भाषा लैब। अब सारी चीजें वो आएंगी जो मैंने आपको समझा दी, जिसमें संगणक, संगणक का मतलब कंप्यूटर, ईयरफोन, टेप रिकॉर्डर, आप कह सकते हो फैक्स मशीन, क्या कह सकते हो, फैक्स मशीन होते हैं। इस कक्ष में बालक रिकॉर्डेड शिक्षक सामग्री को सुनता है। बालक किसको सुनता है, यानी उसको आते ही टीचर पहले रिकॉर्डेड शिक्षण सामग्री देगा मास्टर टेप के माध्यम से, और बच्चा उसको सुनेगा और स्वयं बोल करके रिकॉर्ड करता है तथा फिर सुनकर त्रुटियों को दूर करता है। पहले क्या करेगा, देखो मास्टर टेप के माध्यम से टीचर ने उसको सामग्री दे दी, बच्चा उसको बोल बोल के याद करेगा, याद करके फिर अपनी टेप में उसको रिकॉर्ड करेगा। बच्चे की अलग पर्सनल टेप होती है, उसमें उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर उसको लगा कि मैंने गलत बोला है, दोबारा से डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्ड करेगा, यानी गलतियां तुरंत सुधार सकते हैं इस विधि में। और लास्ट में जब उसको पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी तब वो टीचर को भेजेगा, तब टीचर उससे बोलेगा वेरी गुड, वेरी गुड। शिक्षक सिर्फ परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, परामर्शदाता प्रकोष्ठ में बैठ जाता है और उसके आनंद है। उच्चारण सुधारने में सहायता, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, देखो ये द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, ध्यान रखना, एक कौन सी विधि है बताओ, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। एक बात ध्यान रखना, भाषा प्रयोगशाला विधि कौन सी विधि है बताओ, द्वितीय भाषा शिक्षण की, द्वितीय भाषा शिक्षण की। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां है ना, एक व्याकरण अनुवाद विधि को तो छोड़ देना, बाकी द्वितीय भाषा शिक्षण की अधिकांश विधियों में दो ही काम ज्यादा होते हैं, सुनना और बोलना। बोलो इस विधि में भी यही हुए हैं क्या सर, इस विधि में भी यही हुए हैं, ध्यान रखना। द्वितीय भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं उनमें दो ही काम ज्यादा होते हैं, सुनना और बोलना, पढ़ने लिखने की बात नहीं की जाती सिवाय एक व्याकरण अनुवाद विधि को छोड़ के। तो इसमें भी सुनने और बोलने की बात तो है, हमने देखा है बच्चा सुनेगा बोलेगा, सुनेगा बोलेगा, लेकिन लेकिन पढ़ने और लिखने की बात नहीं है मेरे भाई। कौन सी बात नहीं है, पढ़ने और लिखने की इस विधि में बिल्कुल भी काम नहीं है, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और बोलना है। और जब बच्चा सुनेगा 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 तो उसका उच्चारण सुधरेगा, तो उसका क्या सुधरेगा बताओ, उच्चारण तो सुधरेगा ही सुधरेगा। तो उच्चारण सुधारने के लिए बहुत बेहतरीन विधि है, केवल बोलने और सुनने की बात की जाती है, पढ़ने लिखने की बिल्कुल भी बात नहीं की जाती। तो देखो देखो सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है और पठन और लेखन कौशल का प्रयोग बिल्कुल भी इसमें नहीं किया जाता। उच्चारण सुधर जाता है, सुनने बोलने पर बल, लेकिन पढ़ने लिखने की बात नहीं की जाती। पठन और लेखन कौशल का बल बिल्कुल भी इसमें नहीं दिया जाता। अब देखो आगे, ये चित्र आपको दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके गुण और दोष। अब क्या आ जाते हैं इसके गुण और दोष। तो गुण और दोषों की देखो एक बार मोटा मोटी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर पीपीटी से अपन इसको पढ़ लेंगे। देखो गुण और दोष, भाषा प्रयोगशाला विधि के गुण और दोष एक साथ ही बता देता हूं, मैं पूरा ही बता देता हूं इसके बारे में, फिर आप गुण दोष अलग अलग कर देना। भाषा प्रयोगशाला विधि, बताओ नंबर एक बात तो ये बताओ कि इसमें केवल और केवल किसकी बात की जा रही है सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर बोलने और सुनने की बात है। बताओ सिर्फ और सिर्फ किस पे जोर दिया जा रहा है, बोलने और सुनने पर सर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ठीक बात है। किस पे जोर नहीं दिया जा रहा, पढ़ने और लिखने की बात नहीं है, यानी पठन और लेखन पर जोर नहीं, पठन लेखन की उपेक्षा यूं कह सकते हैं। पठन और लेखन की क्या कर रहे हैं बताओ, उपेक्षा। पहली बात पक्की पक्की समझ में आ गई क्या सर, आ गई। उसके बाद देखो दूसरा, सिर्फ बच्चा बोलेगा 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 सुनेगा तो उसका क्या सुधरेगा, उच्चारण तो भाई बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। उच्चारण कौशल है ना, उच्चारण कौशल के लिए बहुत उपयोगी है, उच्चारण कौशल के लिए उपयोगी, यानी उच्चारण तो शानदार हो जाएगा उसका, ठीक है सर। उसके बाद कौन सी भाषा में काम आएगी बोलो, प्रथम भाषा में या द्वितीय भाषा में, सर द्वितीय भाषा में काम आएगी। छात्र सक्रिय हैं क्या, सर तगड़े वाले सक्रिय हैं, कभी हेडफोन उठा रहे हैं, कभी कंप्यूटर चला रहे हैं, कभी उनके कभी फैक्स को छेड़ रहे हैं, कभी बेहतरीन तरीके से सक्रिय हैं। तो छात्र बताओ क्या है, सक्रिय है, छात्र सक्रिय है। छात्र सक्रिय है तो आप कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिक विधि है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, छात्र अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर है। देखो मान लो टीचर आया, उसने रिकॉर्डिंग सुनाई, चार, होशियार बच्चा हो सकता है वो चारों ही रिकॉर्डिंग याद कर ले, कमजोर बच्चा हो सकता है एक ही रिकॉर्डिंग याद कर ली। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकते हैं।
छात्रों को क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर इसमें मिलता है। छात्रों को क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर है। ठीक बात है सर, क्षमता के अनुसार कार्य कर लो, जितना याद होता है उतना कर लो। टीचर ने रिकॉर्डिंग दे दी, अब टीचर यूं नहीं कह रहा कि मेरी चारों रिकॉर्डिंग याद करो, जितनी हो जाए उतनी कर दो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, बताओ खर्च होगा कि नहीं होगा? क्या सर खर्चीली तो भयंकर ही है, कंप्यूटर लाएंगे, हम हेडफोन लाएंगे, पैसे तो लगेंगे। बताओ समय कैसा लगेगा? क्या सर समय तो पक्का ही, इसमें तो ज्यादा ही लगेगा, समय तो क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। अच्छा, एक प्रयोगशाला की कैपेसिटी कितनी हो सकती है बोलो? 15 छात्र, 20 छात्र, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसका मतलब 15-20 छात्र जिस कक्षा में हो उसके लिए उपयोगी है, ज्यादा छात्र हो तो उपयोगी नहीं। यानी इसमें यूं कह सकते हैं कि प्रयोगशाला की क्षमता 15 से 20 तक ही होती है। प्रयोगशाला की क्षमता कितनी होती है? 15 से 20 तक, 15 से 20 छात्र तक ही होती है। यानी छोटी कक्षा, छोटी कक्षा का मतलब वैसे छोटी नहीं, जिस कक्षा में बच्चे कम हो उनके लिए ही ये उपयोगी है, ये हम कह सकते हैं। थोड़ी सी बात बताओ। अच्छा, इसमें बताओ शिक्षक क्या देगा? शिक्षक तुरंत प्रोत्साहन देगा, और प्रोत्साहन देगा तो बच्चों को, बच्चे मोटिवेट रहते हैं, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या रहते हैं इस विधि में? मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनको प्रोत्साहन देता रहता है, और प्रोत्साहन देता रहता है तो बच्चे क्या रहते हैं? मोटिवेट रहते हैं, ये ध्यान रखना। और बच्चे अपनी गलतियां सुधार सकते हैं खुद ही, बच्चों को गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। बच्चों को गलतियां सुधारने का अवसर होता है। मान लो मैंने बच्चे को एक पोइम दे दी वर्क के रूप में, काम के रूप में। अब बच्चा उस पोइम को याद कर रहा है, याद करने के बाद वो रिकॉर्ड कर रहा है कि भाई मेरे याद हो गए, मैं रिकॉर्ड करके सबको भेजता हूँ। मान लो रिकॉर्ड करते समय उसने वापस चेक किया तो उसको पता चला कि मैंने तो ये सही नहीं गाई, यहाँ पर गलती होगी, तो उसको डिलीट कर सकता है, फिर वापस उसको रिकॉर्ड कर सकता है। इस तरह से बच्चे के पास गलतियां सुधारने का क्या होता है? अवसर होता है। आ जाओ अब देखते हैं। देखो, तो गुण दोष इन्हीं में से आ जाएंगे। देखो, उच्चारण सुधारने में सहायता, बिल्कुल सर। छात्र सक्रिय रहते हैं क्या? छात्र भयंकर तरीके से क्या रहते हैं बताओ? सक्रिय रहते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रख, हाँ ये हो गया आपने। उसके बाद देखो, छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं, यानी जो उनकी क्षमता है, गति है, उसके अनुसार पढ़ते हैं। अभ्यास से अपनी कमियों को दूर करते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तुरंत ही भेज दो। अच्छा, इस विधि में अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? मान लो पोइम दी तो जरूरी नहीं कि एक बार सुनते ही भेजना है, ऐसा नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करके उसको सुधार लो, ढंग से तैयार हो जाए फिर भेजो। छात्रों को सम्यक अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मिलता रहता है। बता दिया आपको, शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, शिक्षक एक एक बच्चे पर ध्यान देता है, क्योंकि उसका तो काम यही है, और कुछ बचा ही नहीं। तत्काल अशुद्धि ठीक कर अशुद्ध उच्चारण सुनने की सुविधा, शुद्ध उच्चारण सुनने की सुविधा, यानी तुरंत अशुद्धि को ठीक करके बच्चा वापस सही करके दोबारा से रिकॉर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रबलन प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता रहता है, कक्षा में दोहराने में जो समय लगता है उसकी बचत होती है। चलो, ये सारी चीजें आ गई भाई पीछे, है ना। अब इसके दोष, दोस्त भी उसी में आ गए। देखो, एक तो खर्चीली है, दोस्त तो क्या है? खर्चीली। भाई कंप्यूटर लाए, हेडफोन लाए, पैसे खूब लगे। पठन और लेखन का प्रयोग नहीं, केवल सुनने व बोलने का प्रयोग, ये भी समझा दिया आपको। समय बहुत ज्यादा लगता है, 15 से 20 छात्रों तक ही कार्य कर सकते हैं, ज्यादा बच्चे हो तो उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। सर ये तो आपने समझा दिया था, समझा दिया था, अब केवल पढ़ा है। अब देखो, भाषा प्रयोगशाला कक्ष के अनुभाग, ये भी पहले ही समझा दिए। चित्र देखो, आ जाओ चित्र दिखाता हूँ तुमको, जो मैंने बनाया था वो। बोलो, अनुभाग दिख रहे हैं क्या? ये जो है श्रवण कोष्ठ, कौन सा कोष्ठ है? श्रवण कोष्ठ। श्रवण कोष्ठ में कौन बैठेंगे? बच्चे बैठेंगे, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन, ये सब लेके। परामर्शदाता प्रकोष्ठ में कौन बैठेगा? टीचर या परामर्शदाता बैठेगा, जिसके पास मास्टर टेप, टेप रिकॉर्डर ये होंगे। नियंत्रण प्रकोष्ठ होगा, जिसमें सारे के सारे उपकरण होंगे। तो ये तो क्या सर हमें आता है, पहले से ही आता है, तो आज पढ़ लेते हैं इसको। देखो, भाषा प्रयोगशाला कक्ष के उपकरण देखो। पहला पहला कौन सा है? श्रवण कोष्ठ। श्रवण कोष्ठ में 16 से 20 श्रवण कोष्ठ प्रयोगशाला में होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज, एक कुर्सी, ईयरफोन, कंप्यूटर, दूरभाष, और आप फैक्स मशीन भी जोड़ सकते हो उसमें। फैक्स मशीन कौन सी? मुद्रण यंत्र ऐसे कुछ कहते हैं उसको, फैक्स मशीन इंग्लिश में। हिंदी में मुद्रण यंत्र, दूरभाष, मुद्रण यंत्र, ऐसा कुछ है। फिर देखो, परामर्शदाता या सलाहकार प्रकोष्ठ टीचर का, इसमें देखो मास्टर टेप, इसमें क्या क्या होती है? एक तो मास्टर टेप होती है, और कुछ अन्य टेप रिकॉर्डर भी होते हैं। इसमें हेडफोन और वो नहीं होते, ध्यान रखना, हेडफोन की उनकी जरूरी नहीं है। फिर निरीक्षण या नियंत्रण प्रकोष्ठ होता है, इसमें छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु उपकरण होते हैं। बोलो, पहले ही समझा दिया ना? समझा दिया सर। चलो, इस विधि में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अब देखो,
ये जो विधि है आपके भाषा प्रयोगशाला विधि, इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया दो भागों में विभाजित होती है। एक तो क्लास में टीचर काम करेगा, वो प्रक्रिया। एक वो जो क्लास में गया उससे पहले उसने योजना बनाई है बाकायदा कि मैं ये चीजें बच्चों को बताऊंगा और इस तरह से उसका क्रियान्वयन करूंगा। तो एक तो कक्षा में जाने से पहले उसने योजना बनाई और एक उस कक्षा में जाने के बाद वो उसका क्रियान्वयन कर रहा है। दो चीजें, दो भाग हो जाएंगे शिक्षण प्रक्रिया के। एक तो शिक्षण काल से पूर्व यानी शिक्षण योजना तैयार करेगा, यानी ये तो कक्षा में जाने से पहले, और ये कक्षा में जब गया तब शिक्षण काल के दौरान उसका क्या कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया। एक ये परिभाषा आती है कई बार, भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसकी परिभाषा कई बार एडविन पेकर की परिभाषा पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। एडविन पेकर किसकी परिभाषा बता रहे हैं, एडविन पेकर की। देखो, भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। तो इन्होंने भाषा प्रयोगशाला को वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष कहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से सुसज्जित कक्ष होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। किसने, एडविन पेकर महोदय ने। किसके बारे में, भाषा प्रयोगशाला के बारे में। मेरे हिसाब से अब भाषा प्रयोगशाला शायद पूरी हो गई। भाषा प्रयोगशाला विधि पूरी हो गई। अब अपन करते हैं अगली विधि। बताओ, भाषा प्रयोगशाला समझ में आ गई क्या सर? समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर लैब होती है वैसे भाषा प्रयोगशाला होती है, और उसमें एक तो बच्चों के लिए कोष्ठ होता है जिसको श्रवण कोष्ठ कहते हैं, एक टीचर का कोष्ठ होता है जिसे परामर्शदाता कोष्ठ कहते हैं, और एक निरीक्षण या नियंत्रण प्रकोष्ठ होता है, उसमें सामान पड़ा हुआ होता है। बस। तो अब देखो, साहचर्य विधि कौन सी विधि है, साहचर्य विधि। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। देखो, साहचर्य विधि, साहचर्य विधि, साहचर्य विधि, साहचर्य विधि। अब देखो, इसमें थोड़ा सा फीका लग रहा है, वापस वही रंग ले लेता हूं। देखो, साहचर्य विधि का प्रवर्तक ध्यान रखना। साहचर्य विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी। प्रवर्तक याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मैडम मारिया मोंटेसरी। कौन है सर? मैडम मारिया मोंटेसरी। ये इसकी क्या हो जाती है बताओ, प्रवर्तक हो जाती है। मैडम मारिया मोंटेसरी है कैसे, ठीक बात है। अब देखो, इसमें ये सिंपल सी विधि है। साहचर्य का मतलब होता है संबंध स्थापित करना। दो चीजों में क्या स्थापित करना बताओ, दो चीजों में संबंध स्थापित करना। दो चीजों में क्या करना बताओ, संबंध स्थापित करना। इसमें क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। कोई वस्तु होती है, मान लो ये आम है, ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये आम रखा हुआ है, आम, ये आम है मान लो। यहाँ पर मान लीजिए ये मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर है या उसका चित्र है, एक ही बात है, कंप्यूटर है मान लीजिए। इधर मान लीजिए, यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपके पेन है, मान लीजिए पेन है, पेन है या उसका चित्र है, ऐसे मान लीजिए। इधर मान लीजिए आपके कप है, चाय का कप है, ये रखा हुआ है मान लीजिए। तो ये सारी चीजें इनके चित्र है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया जाएगा इसमें, इसमें वस्तु होती है कोई भी, या तो वस्तु या तो उसका चित्र होता है। फिर उन वस्तुओं के नीचे उसके नाम का कार्ड लगा दिया जाता है। उसके नाम का क्या लगा दिया जाता है, कार्ड लगा दिया जाता है। जैसे ये आम है, आम है या आम का चित्र है, तो इसके नीचे एक कार्ड लगा दिया और उस कार्ड में लिख दिया आम। कार्ड में क्या लिख दिया, आम। इसके नीचे लिख दिया कंप्यूटर, इसके नीचे क्या लिख दिया, कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर इस तरह ये थोड़ा सा हार्ड आ गया, कंप्यूटर का प्रयोग करते नहीं, छोटे छोटे शब्द आएंगे इसमें। इधर लिख दिया आपने पेन, क्या लिख दिया, पेन। यहां पर मैंने लिख दिया कप, क्या लिख दिया, कप। ये शब्द सिखाने, उदाहरण के तौर पे और शब्द भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी अपने चारों तरफ चीजें उपलब्ध है उनके सबके चित्र या वो वस्तुएं ले लेंगे और उनके नीचे उनके नाम के कार्ड लगा देंगे या उनके साथ उनके नाम के कार्ड लगा देंगे। अब ये कार्ड बना के लगा दिए हमने, बच्चे को दिखाएंगे, बच्चा देखेगा आम, इस तरह से वो देखेगा। देखने के बाद अब क्या करो, अब इन कार्ड को हटा लो, कार्ड को क्या कर लो, हटा लो। टीचर कार्ड को ले लेगा सबको और उन कार्डों को मिक्स कर देगा, मिक्स करके बच्चे को दे देगा, मिक्स करके बच्चे को दे देगा और दे करके बोलेगा अब तुझे क्या करना है, अब तुझे जो चीज का, यानी जो वस्तु है या जिस वस्तु का चित्र उसके नीचे उसी का कार्ड लगाना है। तो अगर होशियार बच्चा है ना तब तो तुरंत लगा देगा,
थोड़ा कमजोर होगा तो एक दो बार गत लगाएगा, फिर सही लगाएगा, और थोड़ा और कमजोर होगा तो उसको और टाइम लगेगा। तो इस तरह से, और फिर बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। इस तरह से बच्चों को क्या करवाया जाता है बताओ, शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। ये ध्यान रखना। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस विधि में इस विधि में इस विधि में इस विधि में वस्तुओं 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 या उनके चित्रों वस्तुओं या उनके चित्रों या उनके चित्रों के साथ के साथ उनके नाम के कार्ड लगा दिए जाते हैं। नाम के उनके नाम के कार्ड लगा दिए जाते हैं। नाम के क्या लगा दिए जाते हैं बताओ, कार्ड लगा दिए जाते हैं। कार्ड लगा दिए जाते हैं क्या सर? कार्ड तो लगा दिए जाते हैं नाम के। फिर फिर उन फिर बच्चे को दिखाए जाते हैं। फिर उन वस्तुओं तथा फिर उन वस्तुओं तथा कार्डों को फिर उन वस्तुओं तथा कार्डों को तथा कार्डों को बच्चों को दिखाया जाता है। कार्डों को क्या किया जाता है बताओ? बच्चों को दिखाया जाता है। बच्चों को दिखाया जाता है। अभी पीपीटी से पढ़ेंगे अपन। दिखाया जाता है और फिर उन कार्डों को हटा के मिक्स करके फिर बच्चे से उनको सेट करवाया जाता है। उन कार्डों को हटाकर उन कार्डों को, यानी जो नाम वाले कार्ड है, उन कार्डों को हटाकर मिक्स करके मिक्स करके बच्चे को दिए जाते हैं। बच्चे को दिए जाते हैं। बच्चे को दिए जाते हैं तथा उन्हें उन्हें यानी उन कार्डों को वस्तुओं के साथ लगाने के लिए कहा जाता है। उन कार्डों को वस्तुओं के साथ लगाने के लिए कहा जाता है। वस्तुओं के साथ लगाने के लिए कहा जाता है। लगाने के लिए कहा जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? सर बात तो समझ में आ गई। देखो ये हो गया। अच्छा, इस विधि में फिर शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। बताओ, इस विधि में बच्चा करके सीख रहा है ना, करके सीखने के सिद्धांत पर ध्यान रखना। करके सीख रहा है इसलिए गाड़ी 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 क्या हो गई बताओ? मनोवैज्ञानिक हो गई। पक्की पक्की क्या हो गई सर? मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। करके सीख रहा है इसका मतलब सर कौन सी विधि हो गई? मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। ये ध्यान रखना। इस विधि की कमी क्या है? कमी यह है कि थोड़े से शब्दों का, सीमित शब्दों का ज्ञान दे सकते हो। आपके आसपास जो वस्तु है उनका ही ज्ञान दे सकते हो, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो यूं कह सकते हैं कि सिर्फ सीमित शब्दों का ही ज्ञान दिया जा सकता है। इसमें कौन से शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है? सीमित शब्दों का ही ज्ञान संभव। या यूं कह सकते हैं सिर्फ संज्ञा का, और संज्ञा में भी वस्तुओं का, सिर्फ वस्तुओं का ज्ञान दिया जा सकता है। यानी इस विधि में सिर्फ संज्ञा का, और संज्ञा में भी किसका? सिर्फ वस्तुओं का ज्ञान दिया जा सकता है। सिर्फ किसका ज्ञान दिया जा सकता है बताओ? वस्तुओं का ज्ञान दिया जा सकता है। और थोड़े से शब्दों का ज्ञान देना है, इसका मतलब कौन सी कक्षा में चलेगी दोस्त? क्या सर ये तो छोटी कक्षा में चलेगी। कौन सी कक्षा में चलेगी बताओ? छोटी कक्षा में। लो, हो गई पूरी। इसमें क्या होगा? वस्तु होगी, वस्तु के नीचे कार्ड होंगे, कार्डों को मिक्स करके बच्चे को दे देंगे, बच्चा उनको जचा जचा के वो शब्द सीख जाएगा। और करके सीख रहा है इसलिए तगड़ी वाली मनोवैज्ञानिक है। थोड़े से शब्द सिखा सकते हैं, संज्ञा में केवल वस्तुएं सिखा सकते हैं, इसलिए छोटी कक्षाओं में चलेगी। पूरा हो गया। मोंटेसरी विधि इतनी है। देखो सॉरी, देखो साहचर्य विधि के प्रवर्तक है मैडम मारिया मोंटेसरी। मैडम मारिया मोंटेसरी। अब देखो, ये कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भाई ध्यान रखना। यह पाश्चात्य विधियों की देन है। जो पाश्चात्य विधियां हैं, है ना, पश्चिम की तरफ से जो विधियां हैं, क्या कहने का मतलब विदेशी विधियां हैं, उनकी देन है ये साहचर्य विधि। साहचर्य, इसमें क्या होता है? किसी वस्तु में और उसके नाम के जो कार्ड होता है उसके मध्य संबंध स्थापित करके बच्चा और शब्दों को सीखता है, इसलिए इसको साहचर्य विधि कहते हैं। इसमें कार्ड देखो, इसमें क्या होता है? कार्ड, वस्तु के नाम वाले कार्ड होते हैं, चित्र होते हैं, और खेलने की वस्तुओं के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यानी खेलने की वस्तुएं होती हैं बच्चे के पास, फिर उन वस्तुओं के नीचे उनके नाम के कार्ड अटैच कर देते हैं, या कोई चित्रों के नीचे उनके नाम के कार्ड लगा देते हैं। ये मैंने समझा दिया आपको। वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रखे होते हैं, बच्चा उन कार्डों को देखता है, फिर उन कार्डों को मिला दिया जाता है और कार्डों को उचित स्थान पर रखने को कहा जाता है। इस विधि में बालक अभ्यास करते करते अनेक शब्दों तथा वर्णों का परिचय प्राप्त कर लेता है। अभ्यास कर करके सीखता रहता है। करके सीखता है तो मनोवैज्ञानिक है। अब देखो आगे,
गुण यह है कि बच्चा करके सीखता है, इसलिए पूर्णतः कौन सी विधि हो गई बताओ? गाड़ी गाड़ी क्या हो गई? मनोवैज्ञानिक। और छोटी कक्षाओं में उपयोगी है। दोष है कि केवल कुछ संज्ञाओं और सीमित शब्दों का ही क्या हो सकता है? ज्ञान हो सकता है। पूरी चीजें बता दी, इस विधि की पूरी चीजें आपको याद करवा दी। अब है वाचन विधि। अब कौन सी विधि आ जाती है? वाचन विधि। चलो वाचन विधि और देख लेते हैं। अब कौन सी विधि देख लेते हैं साथियों? वाचन विधि। देखिए वाचन विधि। वाचन विधि के बारे में एक बार बता देता हूं मैं, फिर अपन पीपीटी से पढ़ लेंगे। वाचन विधि। वाचन विधि, वाचन विधि का मतलब है बोल करके पढ़ाना। बोल करके पढ़ाना, या यूं कह सकते हैं बोल करके पढ़ना। मान लो मैं बोल बोल करके पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पहाड़े बुलवा रहा हूँ, गिनती बुलवा रहा हूँ, तो मैं खुद बोल रहा हूँ, बच्चों को दोहे बुलवा रहा हूँ, तो बोल करके पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बोल करके क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो वाचन विधि का सीधा सीधा मतलब ये है, वाचन का अर्थ होता है बोलना, यानी बोल करके पढ़ाना और बोल करके पढ़ना, वो वाचन है। वाचन विधि का मतलब क्या हो गया? बोलकर पढ़ाना, बोलकर पढ़ाना, और क्या हो गया सर? और बोलकर पढ़ना, और बोलकर पढ़ना, बोलकर पढ़ना। ये क्या हो गया बताओ? इसी को वाचन विधि कहते हैं। बोलकर पढ़ाना और बोलकर पढ़ना, यही क्या है सर? यही वाचन विधि है, ये ध्यान रखना। अब वाचन विधि में क्या होता है? वाचन विधि में वाचन कितने प्रकार का होता है? यानी बोलना, वाचन का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब वाचन के प्रकार देख लेते हैं अपन, कई बार पूछा जाता है वाचन के प्रकार। वाचन के प्रकार, यहां से प्रश्न आता है भाई। वाचन ये विधि में भी काम आएगा आपके, वाचन फिर हम शिक्षण कौशल पढ़ेंगे ना, शिक्षण कौशल, उनमें भी ये काम आएगा। तो देखो वाचन के प्रकार, वाचन के प्रकार, वाचन के क्या हो जाएंगे दोस्त? प्रकार। देखो वाचन दो प्रकार का होता है। एक तो मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, मैं अभी जो वाचन कर रहा हूं वो कौन सा है बताओ? हालांकि मैं वाचन नहीं कर रहा, वाचन का मतलब ये है कि मैं किसी को बुलवाऊं, मैं कहूं बोलो कबीरा खड़ा बाजार में, ये वाचन हो गया। तो मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं ना, वाचन करते समय आवाज आ रही है, इसका मतलब वो तो हो गया सहस्वर वाचन। कैसा हो गया? सहस्वर वाचन। एक मैं धीरे धीरे बोलूं या आवाज किए बिना मन ही मन में बोलूं, उसको बोलते हैं मौन वाचन। क्या बोलते हैं? मौन वाचन। तो वाचन के मुख्य रूप से कितने प्रकार हो जाएंगे? मोटे तौर पर वाचन के हम कितने प्रकार कर लेंगे? दो हो जाएंगे सर। पहला देखिए कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सहस्वर वाचन। क्या हो जाएगा? सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मौन वाचन। दूसरा क्या हो जाएगा? मौन वाचन। तो वाचन के दो प्रकार हमें समझ में आ गए, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। क्या सर सहस्वर वाचन क्या होता है? सहस्वर का वाचन का मतलब होता है तेज स्वर में वाचन करना। सहस्वर वाचन का मतलब तेज स्वर में वाचन। तेज स्वर का मतलब हमें सुने, जोर जोर से बोले, वो सहस्वर वाचन हो गया। जैसे पहाड़े बुलाते हैं बच्चों को, टीचर बच्चों को पहाड़े बुलवा रहा है, तो टीचर खुद बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, वो सहस्वर वाचन हो गया, सबको सुनाई दे रहा है। एक होता है मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब होता है मन ही मन में वाचन, मन ही मन में वाचन, या यूं कह सकते हैं बिना स्वर वाचन। बिना स्वर वाचन, बिना बोले वाचन करना, बिना बोले वाचन करना, या मन ही मन में बोलते हुए वाचन करना। समझ गए आप? अब देखो सहस्वर वाचन दो प्रकार का होता है। सहस्वर वाचन भी आगे कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है। सहस्वर वाचन भी आगे कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का। कैसे? मान लो मैं हूं, मैंने कहा बच्चों को, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं कबीर के दोहे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, तो मैं कहूं बोलो बच्चों गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो मैं जो बोल रहा हूं, टीचर बोल रहा है पहले, तो फिर टीचर के पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे। तो जब टीचर बोलेगा उसको तो बोलेंगे आदर्श वाचन, और जब उसके पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे उसको बोलेंगे अनुकरण वाचन। तो सहस्वर वाचन के दो कौन कौन से हो गए? देखो एक तो हो गया आदर्श वाचन, एक तो क्या हो गया बताओ? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या होगा? शिक्षक द्वारा वाचन। आदर्श वाचन का मतलब क्या हो गया? शिक्षक द्वारा वाचन। क्या ठीक है सर? उसके बाद में दूसरा हो जाएगा अनुकरण वाचन। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होगा सर? अनुकरण वाचन में विद्यार्थी द्वारा वाचन। क्या हो जाएगा बताओ? विद्यार्थी द्वारा वाचन। क्या सर ये भी बात समझ में आ गई? हम क्या कह रहे हैं? जोर जोर से वाचन कर रहे हैं, इसका मतलब सहस्वर वाचन। धीरे धीरे मन ही मन में वाचन कर रहे हैं, मौन वाचन।
अब स्वस्वर वाचन में शिक्षक कर रहा है शुरू में, देखो शिक्षक कभी भी वाचन करेगा ना, वो उच्चारण का, विराम चिन्हों का, लय ताल का, भाव भंगिमा का, सबका ध्यान रखेगा, आरोह अवरोह का ढंग से वाचन करेगा, इसलिए उसके वाचन को आदर्श वाचन कहा। उसके उच्चारण में कभी गलती नहीं होगी, बच्चे भले उच्चारण में गलती कर दें, फिर बच्चे उसको सीख सीख के करेंगे तो उसको बोलेंगे अनुकरण वाचन, यानी विद्यार्थी करेंगे। अब सुनो, अब यह अनुकरण वाचन भी दो तरह का हो सकता है। अनुकरण वाचन भी कितने तरह का हो सकता है सर? दो तरह का हो सकता है। पहला कौन सा हो जाएगा? देखो पहला इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन। पहला कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत वाचन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा संवेद वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब है, मान लो टीचर बोल रहा है और टीचर बोल रहा है बच्चों को, कहेगी सारे बच्चे मत बोलना, सिर्फ ये एक बच्चा ही बोलेगा मेरे पीछे पीछे, या सिर्फ ये 3-4 बच्चे ही बोलेंगे, तो वो तो हो गया व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब एक बच्चे को बोले या 2-4 बच्चों को ही बोले, तो वो तो हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन। और संवेद वाचन का मतलब पूरी कक्षा एक साथ वाचन करे, तो वो हो गया संवेद वाचन। बोलो कोई दिक्कत? इसमें तो है सर कोई दिक्कत नहीं है। मौन वाचन में देखो क्या होगा, मौन वाचन में बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा, और मौन वाचन की सबसे बड़ी खासियत याद रखना, मौन वाचन से हमेशा बच्चे में एकाग्रता का विकास होता है। मौन वाचन से हमेशा बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ये ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। मौन वाचन से भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। मौन वाचन से बच्चा कहानी, एकांकी, ये पढ़ने में रुचि होती है। मौन वाचन से क्या होता है? कहानी, है ना, नाटक आदि पढ़ने में रुचि पैदा होती है। आदि पढ़ने में क्या होती है? रुचि पैदा होती है। मौन वाचन से और क्या होता है सर? मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत पड़ती है। मौन वाचन से क्या होता है? स्वाध्याय की आदत पड़ती है। बताओ मौन वाचन के कितने फायदे हो गए? ये मौन वाचन के क्या है? फायदे। अब मौन वाचन में क्या हो गया कि अगर दो तरह से हो सकता है ये भी, एक तो होता है गंभीर वाचन, एक तो क्या होता है? गंभीर वाचन। गंभीर वाचन का मतलब किसी विषय वस्तु को गंभीरता से पढ़ रहा है बच्चा, धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा होता है द्रुत वाचन या त्वरित वाचन। दूसरा हो जाएगा त्वरित वाचन या द्रुत वाचन। इसमें क्या होगा? किसी विषय वस्तु को जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, पढ़ रहा तो मौन ही है, लेकिन तेज गति से पढ़ रहा है। यानी ऐसा वो तब करता है नॉर्मली जब उसकी परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है तब। तो ये जो त्वरित वाचन ना, ये क्या करेगा? अध्ययन की गति बढ़ाएगा। बच्चे के क्या बढ़ाएगा बताओ? अध्ययन की गति। बोलो, सारी चीजें यही क्लियर होती जा रही हैं। सहस्वर वाचन से क्या होगा बताओ? सहस्वर वाचन से क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी? बच्चे का उच्चारण बढ़िया हो जाएगा। बच्चे का क्या बढ़िया हो जाएगा बताओ? उच्चारण कौशल है वो शानदार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति कौशल शानदार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ? अभिव्यक्ति कौशल अच्छा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? विराम चिन्हों का ज्ञान हो जाएगा उसको। किसका ज्ञान हो जाएगा? विराम चिन्हों का क्या हो जाएगा बताओ? ज्ञान हो जाएगा। ये लो, वाचन पूरा यही क्लियर हो गया। तो सहस्वर वाचन जिसमें तेज तेज बोलेंगे, मौन वाचन जिसमें बच्चा धीरे धीरे बोलेगा। सहस्वर वाचन में शिक्षक कर रहा है तो वो विराम चिन्हों का, उच्चारण का, सबका ध्यान रखते हुए कर रहा है, इसलिए आदर्श वाचन। बच्चे कर रहे हैं इसलिए अनुकरण वाचन। अगर एक बच्चा कर रहा है या एक दो बच्चों को शिक्षक ने व्यक्तिगत रूप से कहा है तो वो व्यक्तिगत वाचन, और सारे एक साथ कर रहे हैं तो संवेद वाचन। फिर मन ही मन में कर रहा है तो मौन वाचन। इसमें गंभीर वाचन और त्वरित वाचन दो हो जाएंगे। वाचन, मौन वाचन से देखो एकाग्रता बढ़ती है, अर्थ ग्रहण करने की प्रवृत्ति, भाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, ये सारी बढ़ती है। और इधर उच्चारण कौशल और अभिव्यक्ति कौशल और विराम चिन्हों के प्रयोग, ये सभी चीजें कौन से बढ़ती हैं? सहस्वर वाचन से बढ़ती है। आ जाओ पढ़ते हैं अब वाचन विधि। देखो, वाचन का अर्थ है बोलना। बोलो, वाचन का अर्थ क्या होता है? बोलना। वाचन का तात्पर्य बोलते हुए पढ़ना, ये शुरू में बता दिया, यानी बोलते हुए पढ़ना या बोलते हुए पढ़ना या बोलकर पढ़ना। ध्वनि वाचन की विशिष्टता मानी जाती है, ये ध्यान रखना। वाचन की विशिष्टता क्या है? ध्वनि। वाचन में किस पर जोर दिया जाता है? ध्वनि पर ज्यादा जोर दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में वाचन का तात्पर्य अर्थ ग्रहण से है। बताओ अर्थ ग्रहण कौन से वाचन से करेगा बच्चा? ये ध्यान रखना, मौन वाचन से। मौन वाचन से उसकी अर्थ ग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो मौन वाचन हमें करना चाहिए। अब देखो वाचन के प्रकार, देखो सहस्वर वाचन, ये पहले ही बता दिया। सहस्वर वाचन का मतलब बोल बोल के, बोल बोल के। मौन वाचन का मतलब बिना बोले वाचन करना या धीरे धीरे वाचन करना। अब सहस्वर वाचन में जो जाएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन बताओ किसके द्वारा किया जाएगा? अध्यापक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? अध्यापक के द्वारा।
और एक हो जाएगा अनुकरण वाचन। बताओ अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाएगा सर? छात्रों द्वारा। किसके द्वारा? छात्रों द्वारा। अब देखो इसमें यूं समझ सकते हो कि ये जो अनुकरण वाचन है ना, इसके दो प्रकार है। अनुकरण वाचन के कितने प्रकार हैं? दो। एक तो संवेद वाचन और एक व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन, व्यक्तिगत का वाचन का मतलब पर्टिकुलर किसी किसी एक बच्चे या बच्चों से, किसी एक बच्चे या बच्चों से व्यक्तिगत रूप से वाचन करवाना, बच्चों से व्यक्तिगत वाचन करवाना। और संवेद में क्या हो जाएगा? सामूहिक रूप से पूरी कक्षा वाचन करेगी। सामूहिक वाचन, संवेद वाचन का मतलब सामूहिक वाचन। ठीक है। मौन वाचन में क्या होगा? गंभीर वाचन और त्वरित वाचन। गंभीर वाचन में गंभीर रूप से किसी विषय वस्तु का अध्ययन करेगा, और त्वरित में जल्दी जल्दी। त्वरित में क्या करेगा? जल्दी जल्दी। अब देखो सहस्वर वाचन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सहस्वर वाचन में क्या होता है? बोलकर तेज आवाज में पाठ के अनुसार आरोह अवरोह कर वाचन किया व करवाया जाता है। सहस्वर वाचन निम्न प्रकार का होता है। सहस्वर वाचन, अब वो जो चीजें बता दी ना, वो पीपीटी के रूप में है। देखो पहला कौन सा है? आदर्श वाचन। कौन सा है? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब टीचर। कौन करेगा? कौन करेगा आदर्श वाचन? बताओ। TEACHER। अध्यापक विषय वस्तु का वाचन करता है। अच्छा, अध्यापक जी कर रहे हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्या इसमें शिक्षक शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, भाव विराम चिन्ह, वाणी की तीव्रता का ध्यान रखते हुए वाचन करता है। विराम चिन्ह जैसे लगे हुए हैं ना, उसके अनुसार बोलेगा वो। जहां ठहराव आ रहा है वहां शिक्षक ठहरेगा, जहां पूर्ण विराम है पूरा ठहरेगा। विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा शिक्षक को। अब देखो अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। छात्रों के द्वारा। अनुकरण वाचन किसके द्वारा होता है सर? छात्रों द्वारा। ठीक है। अनुकरण वाचन में देखो पहला तो जाएगा व्यक्तिगत। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में क्या होगा? कक्षा के अच्छे छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाता है। 4-5 छात्रों द्वारा या एक पर्टिकुलर किसी छात्र द्वारा करवाया जाए तो वो व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा। अनुकरण वाचन में शिक्षक को सजग व सावधान रहना चाहिए तथा उच्चारण की त्रुटियों का निवारण करते रहना चाहिए। तो अनुकरण में ये पहला हो गया व्यक्तिगत। कौन सा हो गया? व्यक्तिगत। फिर देखो संवेद वाचन, दूसरा कौन सा हो गया? संवेद। संवेद में क्या होता है? सामूहिक रूप से करवाया जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। संवेद क्या किया जाता है? सामूहिक रूप से करवाया जाता है। संवेद वाचन में क्या ध्यान रखोगे? छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं को पढ़े, गिनती ये सब याद करवाते हैं तो एक जगह बिठा के बुलवाते नहीं है क्या? तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। उच्चारण करते समय स्वर समान रहना चाहिए। अब है मौन वाचन। मौन स्वर नहीं, मौन वाचन। मौन वाचन। मौन वाचन कौन सा वाचन हो गया? बताओ। मौन वाचन। समझाया हुआ है सारी चीजें, अब सिर पर डालना है। यह आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन के बाद में करवाया जाता है। ये ध्यान रखना, हमने क्या पढ़े थे? दो वाचन, एक सहस्वर वाचन, एक मौन वाचन। तो मौन वाचन हमेशा सहस्वर वाचन के बाद में होगा। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हो जाएंगे ना, उसके बाद में मौन वाचन करेगा विद्यार्थी। इसमें विद्यार्थी द्वारा पाठ का मौन वाचन किया जाता है। यह दो प्रकार से किया जाता है। अब आपको बता दिया था गंभीर और त्वरित। गंभीर में तो क्या होगा? गंभीरता से पढ़ेगा। त्वरित में क्या होगा? जल्दी जल्दी पढ़ेगा। तो गंभीर वाचन, गंभीर वाचन में देखो इसमें विद्यार्थी मौन रहते हुए पाठ का गंभीरता पूर्वक वाचन करते हैं। एकाग्रता का विकास होता है। गंभीर वाचन से क्या होता है? एकाग्रता का विकास होता है। सारी चीजें वही बता दी। अर्थ ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। क्या होता है? बताओ। अर्थ ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये सारी चीजें वही बता दी थी। फिर देखो त्वरित वाचन। त्वरित वाचन में जल्दी जल्दी करता है तो इससे गंभीर, इससे एकाग्रता का इनका विकास तो नहीं होगा, लेकिन पाठ की गति का विकास होता है। पाठ की गति का विकास होता है। पाठ पढ़ने की गति का। इसमें विद्यार्थी पाठ का तीव्र गति से मौन वाचन करते हैं। इसमें पठन गति का विकास होता है। तो देखो तीनों वाचनों के अलग अलग याद रखना। सहस्वर वाचन करेगा तो उसमें उच्चारण सुधरेगा, उसको अभिव्यक्ति कौशल बढ़ेगा, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना आएगा। ठीक है। वही मौन वाचन करेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, अर्थ ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, भाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जो कहानी निबंध इनमें रुचि बढ़ेगी, स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। और त्वरित वाचन में क्या होगा? त्वरित वाचन में उसकी पठन गति का विकास होगा। पठन गति का क्या होगा? बताओ। विकास होगा। तो देख लो, वाचन के उद्देश्य मान लो, चाहे गुण मान लो, चाहे विशेषताएं मान लो। उद्देश्य आ जाए, चाहे गुण आ जाए, चाहे विशेषता आ जाए, यही लिख देना आप।
विशेषताएं आ जाए तो यही लिख देंगे। देखो, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। अब सुनो, यहां तक के जो है ना ये 5 पॉइंट, ये तो सहस्वर वाचन से होती है। ये चीजें तो किससे आएंगी बच्चे में? सहस्वर वाचन से। और इसके आगे के जितने भी पॉइंट हैं वो आते हैं मौन वाचन से। बोलो कौन से आते हैं? मौन वाचन से आते हैं। पहले तो सहस्वर वाचन से, इसके आगे वाले किससे आते हैं? मौन वाचन से आते हैं। देखो, मैंने सारे समझा दिए हैं, अब केवल पीपीटी से पढ़ना बाकी है। शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान, उच्चारण और ध्वनि एक ही चीज हो गई। विराम चिन्हों का प्रयोग मैंने समझाया है। रुचि आती है, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। मैंने बताया था ना, सहस्वर वाचन से अभिव्यक्त करना यानी बोलना सीखता है बच्चा, बोलना सीखता है। फिर मौन वाचन से क्या होगा? देखो, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्र पढ़ने में रुचि आएगी। मौन वाचन जो करेगा उसकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। एकाग्रता का विकास कैसर बताया हुआ है। अर्थ ग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। त्वरित वाचन से क्या बढ़ेगा? त्वरित पठन का अभ्यास होगा। त्वरित गति से पाठ पढ़ने का क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। भाव को पहचानने की शक्ति का विकास हो जाएगा। मनन, चिंतन और तार्किक क्षमता का विकास हो जाएगा। और पाठ का सारांश और निष्कर्ष निकालने लग जाएगा बच्चा। अर्थ और भाव ग्रहण करने के साथ साथ पाठ का सारांश भी निकाल लेगा और उसका निष्कर्ष भी निकाल लेगा। और समय का क्या कर लेगा? सदुपयोग कर लेगा, पढ़ पढ़ के। अब देखो, दोस्त दोस्त देखो, एक तो ध्यान रखना, वाचन अपन करवाते हैं। बताओ, टीचर एक तो वाचन करवाए। हिंदी में 3 सह चलते हैं। एक बात बताना, हिंदी में सह कितने हैं? 3। क्या शिक्षक उच्चारण करते समय इन तीनों सह का अलग अलग उच्चारण करता है? अगर शिक्षक करता भी है तो भी बच्चे को तो पता नहीं ना ये चीज। तो बच्चा शुरू में तीनों सह, उसको सड़क बुलाओगे सह का उच्चारण वही करेगा। उसको शंकर बुलाओगे वही उच्चारण करेगा सह का वहीं से। उसको षटकोण बुलाओगे वहीं से। यानी तीनों सह का वो उच्चारण एक ही कर रहा है। तो उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे वर्ण जिनमें उच्चारण स्थानों में भिन्नता है उनका सही उच्चारण नहीं कर पाता हो। तो क्या ध्यान रखना है? एक तो अक्षरों का उच्चारण स्थान ज्ञात नहीं होता, इसके कारण सही उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे शंकर को वो शंकर बोलता हो, जैसे मान लो आपने बोला शंकर और वो इसको बोलता हो शंकर, हालांकि वो बोलने में अपने हिसाब से तो शंकर ही बोल रहा है, लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं कि ये स का उच्चारण तो तालु से होता है, नीचे वाले स का उच्चारण तो दांतों से होता है, दंते होता है या वर्त से होता है, उसको नहीं पता। तो उच्चारण स्थान ज्ञात नहीं होने से कुछ वर्णों का सही उच्चारण नहीं हो पाता। वाणी संबंधी दोष हो, वहां भी ये विधि काम नहीं करती। मान लो किसी में विकार है, वाणी संबंधी विकार है, कोई मान लो तुतलाता है, कोई हकलाता है, तो उनमें भी उच्चारण क्षमता का विकास वाचन विधि द्वारा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। और मौन वाचन में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं वाचन से उच्चारण बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, वाचन से उच्चारण कौशल बढ़ता है, लेकिन मौन वाचन से उच्चारण संबंधी दोष छिप जाते हैं। मौन वाचन जब बच्चा करता है ना, तो टीचर को थोड़ी पता है वो क्या पढ़ रहा है। भाई मन ही मन में वो पढ़ तो रहा है। मान लो वो स्लेट है, स्लेट को सलेट पढ़ रहा है, स्लेट को क्या पढ़ रहा है? सलेट। मन ही मन में पढ़ रहा है, टीचर को क्या पता चलेगा? अब उसने पूरा उसको याद कर लिया। मान लो टीचर ने लिखवाया तो उसने लिख भी दिया, लेकिन उच्चारण उसका गलत है अभी भी। इसका मतलब मौन वाचन से उच्चारण संबंधी दोष क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि वाचन से तो उच्चारण बढ़िया होता है, लेकिन मौन वाचन में उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है बच्चे में, या उच्चारण संबंधी कोई दोष हो तो वो छिप जाता है। अब एक धरनाथ चतुर्वेदी साहब हैं, उन्होंने वाचन का महत्व बताया है। तो ये पूछ ले बाई चांस तो याद रखना। इन्होंने क्या कहा है? वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार खोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। यानी वाचन करेगा ना, तभी वो उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसके अर्थ बढ़ेंगे, उसका भाव बढ़ेगा और वो विषय को खोल करके लिख पाएगा, है ना। सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और न ही लेखक। उसने क्या कहा कि सुवाचन यानी वाचन किए बिना न तो कोई आज तक वक्ता बना है, बन सकता है, और न ही लेखक बन सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? धरनाथ चतुर्वेदी साहब। चलिए, अब देखो वाचन शिक्षण की विधियां। अब क्या आ जाती हैं? वाचन शिक्षण की विधियां, इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। वाचन शिक्षण की विधियां। अब हालांकि ये विधियां बाद में अपन अलग अलग पढ़ेंगे, छोटी छोटी करके, कहीं भी कुछ 4-5 विधियों के बीच में एक आधी विधि शामिल करके। लेकिन ये पूछ लिया जाए आपसे
कि वाचन की विधियां कौन कौन सी होती है, निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि है, कौन सी विश्लेषणात्मक विधि है, तो उनकी एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा सा इसमें ध्यान कर लो, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो वाचन शिक्षण की विधियां, वाचन शिक्षण की क्या हो जाती है दोस्त, विधियां। क्या सर बता दो। देखो वाचन शिक्षण की विधियां मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आपके क्वेश्चन फंस जाएगा, फिर मुझे मत कहना कि सर वाचन शिक्षण की आपने विधियां नहीं पढ़ाई और वहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो एक तो होती है संश्लेषणात्मक विधियां, संश्लेषणात्मक विधियां, संश्लेषणात्मक विधियां, और एक होती है विश्लेषणात्मक विधियां। दूसरी कौन सी हो जाएंगी बताओ, विश्लेषणात्मक विधियां, विश्लेषणात्मक विधियां। सुनो कौन कौन सी होगी बताओ, संश्लेषणात्मक विधियां और विश्लेषणात्मक विधियां। संश्लेषणात्मक विधियों का मतलब यह है कि यहां पर वर्ण से शब्द, वर्ण से क्या बनाए जाते हैं, शब्द, और शब्द से वाक्य, ऐसे चलता है मामला, तो इसको कहा संश्लेषणात्मक विधियां। विश्लेषणात्मक में क्या होगा, वाक्य, वाक्य से शब्द, यानी मामला उल्टा चलता है, और शब्द से फिर अक्षर, इस तरह से सिखाए जाते हैं इन विधियों में। तो अपने को ज्यादा अपने को सोचना नहीं है, अपने को मैन ये ध्यान रखना है कि सर संश्लेषणात्मक विधियां कौन कौन सी है उनके नाम याद कर लो, और विश्लेषणात्मक कौन कौन सी है उनके नाम याद कर लो। संश्लेषणात्मक में देखो अक्षर से मामला शुरू हो रहा है ना, तो पहली हो जाएगी अक्षर बोध विधि। कौन सी हो जाएगी, पहली पहली, देखो इसको ऐसे याद करो, मामला इसमें अक्षर से शुरू होता है, तो पहली पहली कौन सी हो जाएगी, बोलो क्या सर, पहली पहली हो जाएगी अक्षर बोध विधि। बोलो याद हो गई, संश्लेषणात्मक विधियों में पहली कौन सी हो गई, अक्षर बोध विधि। दूसरा, फिर बच्चे ने जैसे ही अक्षर सीख लिए तो उसको एक जैसी ध्वनि वाले शब्द सिखाने पड़ेंगे। ये विधि मैंने आपको पढ़ा भी दी है, तो ये हो जाएगी ध्वनि साम्य विधि। कौन सी हो जाएगी बोलो, ध्वनि साम्य विधि। क्या सर, ये तो हो जाएगी कौन सी, ध्वनि साम्य विधि। दूसरी कौन सी हो गई, ध्वनि साम्य विधि। और तीसरे नंबर पे अब उसको करवा दो उच्चारण, तो तीसरी हो जाएगी स्वरोच्चारण विधि, स्वरोच्चारण विधि। बोलो याद हो गई क्या, तीन विधियां ही है। संश्लेषणात्मक में कितनी है, तीन। पहले पहले क्या कहोगे कि पहले पहले सर उसको अक्षर से चालू हो रहे हैं, तो अक्षर बोध, फिर एक जैसी ध्वनियां वो नहीं कर पा रहा, तो ध्वनि साम्य विधि, फिर स्वरोच्चारण विधि। विश्लेषणात्मक विधि में देखो पहले पहले तो ऐसे कहो, देखो और कहो। पहली विधि कौन सी याद कर लोगे, देखो और कहो। एक विधि याद हो गई क्या, बोलो क्या सर, एक विधि तो याद हो गई, देखो और कहो। देखो और कहो, बोलो देखो और कहो का मतलब अनुकरण करो। देखो और कहो का मतलब क्या हुआ, अनुकरण। याद करवा रहा हूं आपको, तो अनुकरण। दूसरी कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्त, अनुकरण। दूसरी कौन सी हो जाएगी, अनुकरण। बोलो दो याद हो गई क्या, पहली पहली हमने क्या कही, देखो और कहो, और देखो और कहो का मतलब क्या हो गया, अनुकरण। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि इसमें तो मामला वाक्य से चालू है, इसमें तो मामला कहां से चालू है, वाक्य से, तो एक हो जाएगी वाक्य विधि। कौन सी हो जाएगी, वाक्य विधि या वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य, फिर वाक्य से बनाई कहानी, ऐसे याद रख लो, वाक्य से क्या बनाई, कहानी, तो चौथी हो जाएगी कहानी विधि। चौथी क्या हो जाएगी, कहानी विधि। और कहानी ही क्यों बनाई, कविता भी बना ली, ऐसे कर दो, कहानी क्यों बनाई, कविता भी बनाई, तो एक हो जाएगी कविता विधि। कौन सी विधि, कविता विधि। बोलो तीन ऐसे याद कर ली। तीन क्या याद की है सर, हमने पहले तो कह दिया वाक्य से चालू होता है इसलिए वाक्य विधि। वाक्य से क्या बनाई बताओ, क्या सर, कहानी, तो कहानी विधि। कहानी क्यों बनाई, कविता भी बना सकते हैं ना, तो कविता विधि। तीन हो गई। फिर हमने यंत्रों का उपयोग किया, क्या कहेंगे, फिर हमने यंत्रों का उपयोग किया। का सर सब आजकल डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो हमने भी किया, इसलिए एक हो गई भाषा शिक्षण यंत्र विधि। कौन सी हो गई बोलो, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। और लास्ट में सबको मिला दिया, लास्ट में सबको क्या कर दिया, मिला दिया, सामूहिक पठन विधि। कौन सी हो गई बोलो, सामूहिक पठन विधि। क्या हो जाएगी, सामूहिक पठन विधि। याद कर लोगे, इधर क्या याद करोगे, पहले अक्षर का बोध कराया, अक्षर से चालू हो रहे हैं तो अक्षर बोध, फिर एक जैसी ध्वनियां तो ध्वनि साम्य, फिर स्वरोच्चारण। फिर उधर उधर सबसे पहले देखो और कहो, और देखो और कहो का मतलब अनुकरण, तो दो ये हो गई। फिर वाक्य से चालू हुए थे तो वाक्य विधि, वाक्य से क्या बनाई, कहानी, यानी कहानी विधि। और कहानी क्यों बनाई, कविता, तो कविता विधि। फिर हमने यंत्रों का प्रयोग किया, तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि।
और फिर सब कुछ सारा मिला के सामूहिक पठन विधि। इस तरह से संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि याद रखना। ये संश्लेषण में एक और जोड़ लेना, स्वरोच्चारण विधि। कौन सी जोड़ लोगे? स्वरोच्चारण विधि। ये आपको दिख रही होंगी, मैं बोल देता हूं, फिर से सुन लो। संश्लेषण विधि है पहले, संश्लेषण में देखो अक्षर बोध विधि है और ध्वनि साम्य विधि है और स्वरोच्चारण है, 3 हो गई। इधर फिर विश्लेषण, विश्लेषण में देखो कौन कौन सी है, देखो और कहो विधि, वाक्य शिक्षण, अनुकरण, कहानी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, सामूहिक पठन और कहानी विधि। जो मैंने बताई वो की वही है, वो की वही है। तो चलिए, अब आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। 3 विधियां पढ़ाई हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो समझा के पढ़ाते हैं ना तो टाइम लगता है। तो इसी तरह से 3-3, 4-4 विधियां करते हुए अपन कर लेंगे सारी शिक्षण विधियां, और उसके बाद अन्य टॉपिक जो भी है, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन मूल्यांकन कोशिश करेंगे कितना यूट्यूब पे होता है। यूं नहीं कहते कि सारा ही हो जाएगा, प्रयास करेंगे कि सारा भी हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे सारे दोस्तों से अनुरोध है कि भाई टेलीग्राम चैनल आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।